तो भैया आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर की अभी तक 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को। ठीक, अब आप लोगों को पिछली क्लास में ये बता दिया गया था कि किसी क्षण t समय पर प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है वो आपका होता है I बराबर I नॉट sin ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का समीकरण है, जहां पर I नॉट जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है जिसे आप महत्तम मान बोलते हैं या फिर महत्तम आयाम धारा का आयाम भी इसे बोला जाता है। ठीक, और ओमेगा टी क्या होता है, इसे हम कला बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पर I क्या होता है, तात्क्षणिक मान होता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है और हम लोग यहाँ पर करने वाले क्या है, हम लोग यहाँ पर जो ये प्रत्यावर्ती धारा का हमने समय के साथ ऐसे ग्राफ खींचा था, इस यहाँ पर आपका 0 समय लगा था, यहाँ पर आपका t/2 समय लगा था क्योंकि ये अर्धचक्र है और इसका दूसरा अर्धचक्र ये नेगेटिव दिशा थी और ये पॉजिटिव। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो एक पूर्ण चक्र होता है वो यहां से लेकर यहां तक होता है पूर्ण चक्र, इसलिए यहाँ पर आवर्तकाल कैपिटल T लिखा हुआ था। यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या है, इस अर्धचक्र के दौरान मतलब 0 से t/2 तक के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने वाले हैं, जो कि ये धनात्मक दिशा में। तो धनात्मक अर्धचक्र के दौरान प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे। फिर ये जो दूसरा अर्धचक्र है ये ऋणात्मक दिशा में, इसलिए इसको ऋणात्मक अर्धचक्र बोलेंगे। इसके दौरान भी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एक चक्र बन जाएगा और पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। क्यों भाई, जितना धनात्मक अर्धचक्र में परिमाण आएगा वो धनात्मक चिन्ह के साथ आएगा और जब आप ऋणात्मक दिशा में निकालेंगे तो उतना ही परिमाण ऋण चिन्ह के साथ आएगा। फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 0 से t के दौरान एक बार में ही निकाल लीजिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, तब भी 0 ही आएगा। हम तीनों चीजें आपको यहाँ पर सिखा देंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य के साथ क्लास को अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग लगा दी धनात्मक अर्धचक्र के लिए, मतलब 0 से t/2 के लिए। तो सबसे पहले आपको चीज पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का हम लोग औसत निकालते हैं तो जो भी राशि होती है उसका योग करते हैं और बटे पदों की संख्या लिखते हैं। अब जो योग है, यहाँ पर योग कोई संख्या तो है नहीं तो योग करेंगे, यहाँ पर ग्राफ है। आप लोगों ने कक्षा 12 की गणित में एक चैप्टर पढ़ा होगा समाकलन के अनुप्रयोग। बायोलॉजी विद्यार्थियों को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, उनको भी डायरेक्ट ही समझना पड़ेगा। तो वहां पर आपने देखा था जबकि कोई एरिया का हमको क्या करना, क्षेत्रफल निकालना होता था तो हम लोग समाकलन करते थे और जो लिमिट होती थी वो लिमिट रख देते थे। तो जैसे यहाँ पर हमको क्या निकालना है, धनात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान निकालना है। औसत को एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो धारा की एवरेज वैल्यू है तो धारा के पास लिखेंगे IAV, मतलब धारा का औसत मान। तो औसत मान निकालने के लिए योग, अब योग यहाँ पर क्या कैसे करेंगे, समाकलन करके भाई, क्योंकि एरिया है ना, ये एरिया है। तो एरिया के दौरान जब हमको योग निकालना होता है तो हम समाकलन करके निकालते हैं। कैसे, अब लिमिट जो दी, जैसे लिमिट 0 से t/2, अर्धचक्र के लिए लिमिट 0 से t/2 समय के साथ परिवर्तित हो रही। सबसे पहली बात तो ये, ठीक, किसका मान निकालना है, धारा का। किसके साथ परिवर्तित हो रही, t के साथ, तो dt लिख देंगे बटे में। फिर 0 से t/2 किसके साथ परिवर्तित हो रही, उसका समाकलन कर देंगे dt, मतलब ये पदों का योग बटे पदों की संख्या हो गई। बात आई समझे। अब ये हो जाएगा I एवरेज बराबर, ध्यान समझिएगा, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, लिमिट 0 से t/2, बहुत ध्यान समझिएगा। I की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे I नॉट sin ओमेगा टी है और इनटू में आपका dt हो जाएगा। नीचे भाई dt का समाकलन सबको जानता है कितना होता है, तो आप कहेंगे t, लिमिट आपकी 0 से t/2 है। अब ये हो जाएगा I एवरेज बराबर, यहाँ से I नॉट बाहर हो जाएगा, काहे, क्योंकि हम t के सापेक्ष, स्मॉल t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो स्मॉल t वाला पद केवल अंदर रहेगा बस। लिमिट हो जाएगी 0 से t/2 और ये हो जाएगा sin ओमेगा टी और इनटू में आपका dt, बटे में आ जाओ। यहाँ पर जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये t/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा। भाई इस t के स्थान पर अपर लिमिट t/2 और माइनस लोअर लिमिट 0, इसको सॉल्व करना है बस। अब ध्यान से समझेंगे तो बायोलॉजी वालों को भी समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें गणित का पोर्शन ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर देखिए तो ये हो जाएगा I एवरेज बराबर, उसको थोड़ा रफ कर देंगे क्योंकि उधर हमें अभी लिखना है, ठीक है। अब आप सभी लोग देखिए भाई, I एवरेज की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो I एवरेज बराबर ये हो गया I नॉट और ये बटे वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अच्छा, साइन ओमेगा टी का समाकलन अब आप लोगों को आना चाहिए। साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है -1 बटे ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिमिट हो जाएगी 0 से t/2। आप कहोगे सर जी ये कैसे कर दिया, तो एक फार्मूला होता है समाकलन ऑफ साइन
ए एक्स, या आप ऐसे कर सकते हैं साइन ए टी डी टी, इसका समाकलन होता है 1/a कॉस ए टी, वो भी माइनस का। वही सूत्र मैंने यहाँ लगा दिया है, बस पता है समझ में, इसी सूत्र को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ये समाकलन के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2i0 बटे में कैपिटल टी, इसमें से -1/ओमेगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे हम, और गुणे का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। पता है समझ में। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या बचा, तो आप कहेंगे यहाँ पर बचा केवल कॉस ओमेगा टी, तो इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे कॉस ओमेगा, इस स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी/2 माइनस कॉस ओमेगा, इस स्मॉल टी के स्थान पर लोअर लिमिट यानी 0 पुट करेंगे। लिमिट को बहुत सावधानी के साथ पुट करना है भाई, आप स्मॉल टी के सापेक्ष समाकलन किए हो तो जो लिमिट पुट करोगे वो स्मॉल टी के स्थान पर पुट करोगे। तो देखिए, जब आई एवरेज आप निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो -2i0 बटे में टी बराबर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 2π/ओमेगा होता है, 2π/ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, गुणे में 1/ओमेगा। यहाँ पर देखिए, तो कॉस, देखिए ओमेगा, टी बराबर पढ़ा चुका हूँ 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा और इंटू में 2 भी तो है, टी के स्थान पर 2π/ओमेगा माइनस, ये आपका हो जाएगा cos 0, क्योंकि ओमेगा और 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आई एवरेज हम निकालेंगे यहाँ पर, तो 2 से ये 2 कैंसिल मिलेगा, ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल मिलेगा, -i0 मिलेगा, बटे में आपको पाई मिलेगा। कोई समस्या? अच्छा, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया है, देखिए इसे मैं रब कर दूं, इसे रब कर दूंगा तभी आपको प्रथम अर्धचक्र के दौरान समझ में आएगा। ठीक है, और कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करूंगा, अगर इसी में हो जाएगा तो इसी में भी करवा दूंगा कि ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या करेंगे। देखिए समझते जाइएगा, आई एवरेज की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ये आपकी आ गई है माइनस, ऊपर बचा है i0, नीचे बचा है पाई, यहाँ पर देखिए सब कैंसिल हो गया, कॉस पाई बचा, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो -1 माइनस लगा, माइनस लगा देंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, -1 -1 -2 हो जाएगा, तो आई एवरेज बराबर -2 और माइनस का गुणा +2 i0 बटे में पाई। जब 2 बटे पाई को आप सॉल्व करेंगे, मतलब 2 बटे पाई की वैल्यू 3.14, 2 बटे 3.14 को सॉल्व करेंगे तो 0.6 3 फिर 9 इस तरीके से आएगा, मतलब लगभग वैल्यू आएगी 0.637 और इंटू में i0। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ अभी मैंने बताया था, ये वाला, इसका जो अर्धचक्र t/2 है, 0 से t/2 के दौरान जो प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज वैल्यू है वो आपकी 0.637 i0 आएगी, वो भी धनात्मक। पता ही, मतलब यहां से यहां तक की हमने वैल्यू निकाल ली। तो जब क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्धचक्र के लिए निकालिए, एक अर्धचक्र के लिए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं समझ में? अच्छा, अब ये मैंने धनात्मक अर्धचक्र के लिए निकाल लिया, या एक अर्धचक्र के लिए मैंने निकाल लिया धनात्मक दिशा में। अब जैसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालिए लेकिन दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब यहां से यहां लिमिट आपकी बदल जाएगी, यहां से यहां तक जो लिमिट होती है वो आपकी t/2 से t होती है, तो आपको कुछ क्वेश्चन में नहीं करना, यहाँ t/2 से t लिमिट हो जाएगी, समझ में बात, t/2 से t लिमिट हो जाएगी, और उसके बाद आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, आपको इतनी ही वैल्यू मिलेगी। पता है समझ में भाई, जब ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान आप निकालेंगे तो मैं क्या सॉल्व करूँ, सेम बिल्कुल ऐसे करना है, केवल लिमिट बदल देना है, लिमिट यहाँ 0 के स्थान पर t/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां से यहां तक निकलना है, और अपर लिमिट आपकी कैपिटल T हो जाएगी। तो जब आप समाकलन पूरा कर लेंगे, जब भी लिमिट जब भी रखेंगे तो अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, और पूरा सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, देखिए भाई, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर ऐसे लिखना, इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए सारा काम यही करना है, बस लिमिट बदल देना है। ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जो आई एवरेज की वैल्यू आएगी वो 0.637 i0 ही आएगी, बस ये निगेटिव आएगी, सॉल्व करके देख लेना। इस प्रकार पूर्ण चक्र के लिए
पूर्ण चक्र के लिए जो आई एवरेज की वैल्यू आएगी, देखिए पूर्ण चक्र कब बनेगा, जब धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र का योग करेंगे और एक धनात्मक एक ऋणात्मक परिमाण में सेम, तो इन दोनों का जब योग करेंगे तो आई एवरेज एक पूर्ण चक्र के लिए आ जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मान एक पूर्ण चक्र के लिए कितना होता है, 0 होता है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक बार में ये चीज भी करा दे रहा हूं, जैसे आपसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो वो भी मैं बता दे रहा हूं। अगर आप इतना ये पूरा कर देंगे तब भी सही है, और अगर मान लीजिए 0 से डायरेक्ट आप टी लिमिट तक पूर्ण चक्र के दौरान एक बार में निकालना चाहते हैं तो वो भी तरीका बता दे रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसे रब कर देता हूं। तो बात आती है पूर्ण चक्र के लिए, ठीक है। मान लीजिए एक बार में आपको पूर्ण चक्र के लिए निकालना है, अलग अलग आधे चक्र के लिए फिर आधे चक्र के लिए निकाल करके योग आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो एक बार में भी निकाल सकते हैं। देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ है। अब पूर्ण चक्र यहां से यहां तक पूरा होगा तो लिमिट 0 से आप डायरेक्ट एक बार में टी ले लीजिए और एक ही बार में ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आधे चक्र के लिए बोलेगा तो आपको धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में दोनों में निकालना पड़ेगा ना, तब दोनों का योग करेंगे तब पूर्ण चक्र के लिए आप 0 दिखा सकते हैं, बात वही पड़ेगी। तो एक पूर्ण चक्र के लिए अगर आप निकालना चाहें तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आप लोग जानते हैं, आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आई एवरेज की वैल्यू निकालना है तो समाकलन करेंगे, बस लिमिट आपकी 0 से कैपिटल टी हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा आई और डी टी बटे में आ जाइए भाई। आपका नीचे कितना हो जाएगा, 0 से कैपिटल टी लिमिट हो जाएगी और डी टी, काम पूरा वही हुआ है, बस लिमिट को हमने कर दिया 0 से टी। 0 से टी का मतलब समझते हो, एक पूर्ण चक्र जो होता है वो 0 से टी समय के दौरान ही पूर्ण होता है। तो एक बार में निकाल लीजिए चाहे, और चाहे तो अलग अलग अभी हमने बता ही दिया कैसे निकालना है। तो आई एवरेज देखिए भाई 0 से कैपिटल टी, आई की बात करें तो आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये डी टी हो गया बटे में डी टी का समाकलन स्मॉल टी भाई, डी टी का समाकलन टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी, आई एवरेज बराबर इसमें से आई नॉट बाहर हो जाएगा, यहां पर हम लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। और यहां पर समाकलन होगा 0 से टी किसका, साइन ओमेगा टी और डी टी का। क्लियर हुई इतनी बात। अब आई एवरेज की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा आई नॉट बटे में कैपिटल टी, साइन ओमेगा टी का अभी मैंने समाकलन बताया था कि 1 बटे ओमेगा, वो भी माइनस का 1 बटे ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से कैपिटल टी। 1 बटे ओमेगा को वैसे भी बाहर करना पड़ेगा, हमने पहले से बाहर कर लिया। ये हो जाएगा आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट ऊपर है और नीचे है आपका टी, इस टी को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, बाई ओमेगा को ऊपर लेकर जा सकते हैं आप, गुणे में 1 बटे ओमेगा है कि नहीं। इस फिगर को थोड़ा सा रफ कर दें हम। अब देखिए भाई कॉस ओमेगा टी के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा अपर लिमिट हो गई कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा, इस टी के स्थान पर लोअर लिमिट इनटू में 0 हो गया। क्लियर हुई इतनी बात। तो आई एवरेज बराबर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल माइनस आई नॉट बाई 2 पाई। देखिए कॉस ओमेगा टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आपका हो जाएगा। तो आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बाई 2 पाई। देखिए ध्यान से कॉस 2 पाई आ गया, कितना आ गया, कॉस 2 पाई आ गया, और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, 1 से 1 गया कितना 0, और 0 का मल्टीप्लाई सबसे होगा तो कितना हो जाएगा 0। तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक पूर्ण चक्र के लिए एक बार में भी 0 आ सकता है और अलग अलग निकालेंगे तब भी 0 आ सकता है, पता ही समझ में। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब अर्धचक्र के लिए बोला जाए तो आप चाहे धनात्मक अर्धचक्र के लिए निकाल लीजिए चाहे ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, बस ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए निकालेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आएगी, धनात्मक अर्धचक्र के दौरान निकालेंगे तो धनात्मक वैल्यू आएगी, दोनों का योग करेंगे तो एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 हो जाएगा। एक बार में निकालना चाहते हैं पूर्ण चक्र के लिए तो लिमिट 0 से कैपिटल टी कर दीजिएगा, एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है 0 होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।
इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात करना बताया है। नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।